बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो अपोजिशन जो कल तक गरज रही थी, जो बरस रही थी, जो धमकियां लगा रही थी, जो ब्लैकमेल कर रही थी, आज वो किस तरह से सियासी तौर पर लेट गए और किस तरह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उस पर दो मिसालें जो हैं वो फिट आती हैं। एक वो मिसाल के 100 जूते भी और 100 प्याज भी। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन कुछ शायद ना जानते हों। ये मिसाल ये है कि एक जो बादशाह है, कहते हैं एक बादशाह था, उसने अपने किसी वज़ीर को या किसी अपनी जो वहाँ के लोग थे उनमें से किसी शख्स को सज़ा किसी मामले में सुनाई और सज़ा ये सुनाई कि और उसे ये कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम 100 प्याज खाओगे या तुम्हें 100 जो है वो जूते मारे जाएंगे। तो जो मुजरिम था उसने कहा कि ये मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी अगर मैं जूते खाता हूँ सब लोगों के सामने, तो मैं प्याज खा लेता हूँ। उसने कहा जी मैं 100 प्याज खाऊँगा। उसने अभी 10-12 प्याज खाए, हालत बुरी हो गई, आँखों में से आंसू और बड़ी हालत ख़राब हुई। तो उसने कहा जी मैं ऐसे करें कि मैं प्याज नहीं खाता, मुझे आप जूते मारें। जब जूते मारे, अभी 15-20 जूते लगे थे, उसने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं वही बेहतर है प्याज खा लूँ। फिर उसने प्याज खाने शुरू किए, फिर हालत ख़राब हो गई। फिर उसने कहा जी प्याज नहीं खाने, मैंने जूते खाने। तो जब ये सज़ा मंदगी यहाँ तक पहुँची तो वो 100 जूते भी खा चुका था और 100 प्याज भी खा चुका था। यही हालत है हमारी अपोजिशन की। देखें, एक मामला था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए वो ज़रूरी था, कानून साजी होनी थी। आप पहले ही कहते थे कि ठीक है जी हम इस मामले में हुकूमत के साथ हैं, हमारे हुकूमत से इख्तिलाफ़ात ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ बात पाकिस्तान की आएगी, जहाँ बात रियासत की आएगी, वहाँ पे हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम बिल्कुल जो है वो कानून साजी करने को तैयार हैं। लेकिन ये धमकियाँ देते रहे। इन्होंने वो नैब के 34 पंक्चर जो हैं वो रख दिए सामने कि ये, क्योंकि जो दूसरी मिसाल अपोजिशन की आज की सारी सूरत हाल पर फिट आती है, वो जो इब्रारुल हक साहब हैं उनका एक गाना है और उस गाने के कोई ऐसे समझें कि कोई 14-15 सेकंड जो है ना वो फिट आते हैं कि वो जो उनके गाने के कुछ अल्फाज हैं वो पंजाबी में, मैं ज़ाहिर है वो पंजाबी जब बोलूँगा तो जो पंजाबी स्पीकिंग है वो कहेंगे क्या तोड़ मरोड़ कर रख दिया है पंजाबी के अल्फाज को, तो वो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से आपको सुना दूँ, जिसमें वो यही है कि नहा धो के जेल लगा के कंगी शंगी करके अच्छे बच्चे बनकर, और वो पता नहीं किसी गाने का है, वो मुझे भी किसी ने भेजा तो ये मैंने ट्वीट किया था। ये ज़रा सुनिए फिर बात करते हैं। तो आज इसी तरह से पोजीशन जो है वो गई, लेकिन ये जो इब्रारुल हक साहब के ये गाने के अल्फाज हैं, ये तो वैसे इतनी जो तैयारी थी, बल्कि इससे ज़्यादा तैयारी तो उस दिन अपोजिशन की नज़र आई थी, ख़ासतौर पे नून लीग की, जिस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट डालने थे। उस दिन वैसे बहुत तैयारी थी, वो तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि नए कपड़े, ब्रांडेड सूट लिए गए, नए कपड़े पहने गए, खुशबू लगा के, गुस्ल करके और बड़ी तैयारियों के साथ फिर जाके सेल्फियाँ ली, वो कुछ नंबरों पे भेजी, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, देखें हम आपके लिए जो है वो सबसे पहले मैं दाखिल हुआ, सबसे पहले हम दाखिल हुए, हमने इस तरह वोट दिए, बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ वोट दिए गए। मैं एक बात ये कहता हूँ कि नून लीग जो है, चलें एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि दरमियान में नज़रियाती हो गई थी, कि पहले इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमेशा फ़ौज की मदद से इक़्तिदार में आए, चाहे 1990 में नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनना हो या उसके बाद अभी 2013 का देख लें, जिस तरह से GHQ में मुलाकातों के बाद इनको इक़्तिदार मिला। लेकिन एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नवाज शरीफ वाकई नज़रियाती हो गए थे, कि नवाज शरीफ नज़रियाती हो गए थे, और जैसे कई गुनहगार बंदे होते हैं, एक वक्त आता है उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो तौबा करते हैं और उसके बाद वो नेक अमाल करने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं चलें जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने तौबा की, वो जो कठपुतली बने रहे, वो जो खिलौने बने रहे, वो जो फ़ौज के हाथों इस्तेमाल होते रहे, वो जो फ़ौज की मदद से इक़्तिदार में आते रहे, उनकी जो सियासी पैदाइश थी वो भी जनरल जलानी की गोद में थी, उनकी सियासी परवरिश जनरल रियाउल हक ने की, सारी बातें जी वो तौबा तैब हो गए नवाज शरीफ साहब, और अब वाकई वो नज़रियाती हो गए हैं और अवाम को वो जो कहते थे वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पे अब वो आ गए हैं। हम कहते जी बिल्कुल ठीक है वो आ गए हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि वही नवाज शरीफ जो बड़ी धमकियाँ लगाते रहे फ़ौज को और ख़ास तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कैसे मामलात जो हैं वो तय किए। नवाज शरीफ साहब जो कि जेल में दिन नहीं गुजार सकते थे, और जैसे उनको 99 में उन्होंने कहा था कि मुझे मच्छर काटते हैं, अब भी उनको मसाइल थे जेल में, और वो मामलात इदारों से तय करके और वो लंदन फ़रार हो गए। अब तक वो लंदन बैठे हुए हैं, और जो कुछ नून लीग अब उसके बदले में जो चीज़ें कर रही है
और जिस वजह से उनकी इंसल्ट होती है वो सारी की सारी सिर्फ उसी वजह से है कि जो नवाज शरीफ साहब जो अपने मामला तय करके गए हैं और जो इतना बड़ा रिलीफ लेकर गए हैं नून लीग को, अब उसके बदले में ये सब कुछ देना पड़ता है। जब उनको एक मैसेज आता है कि इस मौके पे आपने तरमीम पे वोट देना है, वो कहते हैं जी हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, हम बिल्कुल देंगे। अच्छा, एतराज़ ये है कि आपने जब एक काम करना होता है तो आप फिर पहले ये धमकियाँ, फिर ब्लैकमेलिंग ये कर देंगे, ये ना किया करें। अब कल रात तक आप कह रहे थे कि ये नहीं हम होने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आज आपने वहाँ आराम, आपने बल्कि वोट हक में दिए और आज सेनेट से वो कानून जो है वो पास हो गया है। और फिर या तो ये ना कि कोई ये पहली बार हो, ये पहली बार भी नहीं है। चेयरमैन सेनेट के मौके पर क्या हुआ था, इनके अपने सेनेटर्स इनसे फिर गए थे, इनके अपने सेनेटर्स ने इनको वोट नहीं दिए थे, इनके अपने सेनेटर्स ने डबल ठप्पा लगा दिया था ताकि वोट जो है हमारा मुस्तरद हो जाए और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो बच जाएँ, सादिक सिंजरानी उनके वोट ज़्यादा हो जाएँ। फिर आप कमर जावेद बाजवा साहब बिल एक्सटेंशन के मौके पे जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट को भेजा तो वो गुल बुखारी और नून लीग के जो इस तरह के कारकुन हैं वो संभाले नहीं जा रहे थे। बिलावल डट जाओ, मरियम डट जाओ, अब ये तुम्हारे हाथ में सारा कुछ आ गया है, अब मत देना इनको एक्सटेंशन, अब ना देना इनकी तरमीम के हक में वोट, ये करो वो निकला क्या आपके सामने है। और इनसे तो अपनी पार्टी नहीं संभाली जा रही। पंजाब में देखें 11 लोग इनसे नाराज़ हुए बैठे हैं। और फिर बात यह है कि मैं जो आपको कहा है कि इनके मामला तय हैं, ये अभी भी कठपुतली के तौर पर चल रहे हैं, जो मर्जी मीडिया पे कहते रहें। मुझे बताएं आज तक ये बात क्यों नहीं बाहर आई कि नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी लोगों को लंदन फ्लैट्स में बुलाकर किस बात का हलफ लिया था और हलफ पर क्या बातें की थी जो उन्होंने कहा था बाहर जाकर नहीं करनी। ज़ाहिर है यही बात होगी और क्या बात होगी, हलफ पर यही बताया होगा कि भाई हमारे उधर से मामला तय हुए हैं, उन्होंने हम पे मेहरबानी की है, शफकत की है, हमारी ये रिपोर्टिंग जाली बनवा के नवाज शरीफ को बाहर भिजवाए। अब हमने उनके कहने पर चलना है। जब तक नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, जब तक उनकी ज़िंदगी है वो लंदन बैठना चाहते हैं, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान वो आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, जेल वो भुगत नहीं सकते। तो अब आपने पिंडी वालों की, दाता दरबार की, पिंडी ब्रांच की हर बात मानी और वो मान भी रहे हैं। तो कौन से ये नज़रियाती हैं, कौन से वोट की इज़्ज़त है? तो इसलिए वो बात ना किया करें जो नहीं कर सकते। अब आप देख लें कि जिस तरह की सूरत हाल हुई, अब उसके बाद क्या हुआ जी, बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रक की नई बत्ती के पीछे लगा दिया है। कहते हैं ये बंदा ठीक नहीं है जो स्पीकर है कौमी असम्बली, हम इसके खिलाफ ना तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। भाई हमें तो हामिद मीर साहब ने बताया था कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए 26 वोट हैं, तो आप तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटा सकते हैं, आप स्पीकर को क्यों हटाना चाहते हैं? आप इमरान खान को हटाएं और आपकी हुकूमत आ जाएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, बकौल हामिद मीर साहब के। हामिद मीर साहब तो कहते हैं कि पहले उन्होंने बजट से पहले कहा था कि अपोजिशन को 13 वोट चाहिए इमरान खान को हटाने के लिए, और उनके पास 15 वोट मौजूद हैं, उनमें से 11 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं। जब बजट हो गया फिर वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं है ये अपोजिशन ने क्यों नहीं ये काम किया, क्योंकि अपोजिशन के साथ तो हुकूमत के 26 जो हैं वो अरकान असम्बली थे। तो भाई बकौल हामिद मीर साहब के आपके साथ तो 26 लोग हैं, तो आप हटा दें इमरान खान को। तो अब आपने ट्रक की नई बत्ती के पीछे लगा दी है जी, हम वो उसके खिलाफ लाएंगे तहरीक अदम एतमाद, स्पीकर वो बंदा ठीक नहीं है। फिर उनसे पूछा गया बिलावल साहब से कि मरियम की खामोशी पे आप क्या कहते हैं, उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी उनकी पार्टी की मर्ज़ी है, वो जिससे मर्ज़ी बात करवाएं। फिर बिलावल साहब ने एक और अब ख़तरनाक धमकी दी है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमें जो है वो सेंसर किया गया है, हमें बात नहीं करने दी गई। तो अब हुकूमत बताया कि अगर मैंने FATF को उनकी शिकायत लगा दी तो फिर इनका क्या होगा। यार अंदाज़ा लगाएं, यानी आप FATF को क्या शिकायत लगाएंगे? आप कहेंगे जी ये इन्होंने कानून ठीक नहीं मंजूर किया या इन्होंने सख्ती से मंजूर किया है। अच्छा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? उसके डेफिनेटली कंसिक्वेंसेस ये हैं कि पाकिस्तान को खुदा न खासा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट किया जाता है, किसको नुकसान है? पाकिस्तान को नुकसान है, पाकिस्तानियों को नुकसान है। और फ़ायदा किसको है? मोदी को, भारत को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को। तो इतनी नॉनसेंस किस्म की बात करना कि मैं FATF को हुकूमत के खिलाफ शिकायत लगा दूंगा, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो, अब मैं क्या कहूँ, अब आप समझ जाएं कि आप जैसे कि मैं उनको शिकायत लगा दूंगा। तो भैया आप लगा दें शिकायत, उससे तहरीक इंसाफ को तो नुकसान नहीं है, उससे तो नुकसान है पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों को नुकसान है। पाकिस्तान के कई पाकिस्तान के लिए इतने मुआशी तौर पे इतनी पाकिस्तान पर खुदा न खासा पाबंदियाँ लग सकती हैं कि पाकिस्तान के लिए हालात जो हैं वो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जी मैं FATF को पाकिस्तान की जो है वो शिकायत लगा दूंगा। फिर उनसे जुल्करनैन इकबाल साहब ने सवाल किया कि वो जो हैं सईद गनी साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया और बाद में मान भी लिया कि वो ट्वीट गलत था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो बिलावल साहब बजाय ये कहने के कि वो ये कहते कि जी मैं इस मामले को देखूंगा, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था, उन्होंने दो टोक का
उन्होंने कहा जी मैं जो है वो सईद गनी के साथ खड़ा हूँ और चैनल के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। किसी और का मामला हो तो मीडिया की आज़ादी इनको याद आ जाती है, इज़हार राय याद आ जाता है, इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ जाता है, इन्हें मीडिया की कदरें याद आ जाती हैं। जब अपनी बारी आई तो कहते हैं मैं तो सईद गनी का साथ दूंगा, मैं तो चैनल के साथ नहीं खड़ा हूँगा, चैनल गलत है और सईद गनी ठीक है। तो ये मुनाफ़क़त है जो आपके सामने आ रही है। बहरहाल आज आपने देख लिया अपोजिशन की गीदड़ भपकियाँ और धमकियाँ और गरज बरस और ये वो, और उसका अंजाम आपने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट मामले पे बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।